बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए और जीने दें और जिए भी, अच्छी तरह से ज़िंदगी जिए। ना जाने अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। ये अल्लाह ताला की तरफ से वाहिद वो चीज़ है जिसका हमें नहीं पता कि कब ख़त्म हो जानी है। सो ज़िंदगी के जो भी लम्हात हैं उन्हें भरपूर तरीके से जिएं और दूसरों को भी जीने दें। जी, हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे, ख़बरें भी होंगी और इसके साथ साथ जिनकी बर्थडे है हमने उनको भी विश करना है। हमारे मेहमान हमें 11 बजे ज्वाइन करेंगे। बाकायदा तौर पर हमने आगाज़ करना है आज की टॉप स्टोरी से। ख़बरें क्या हैं? मोहसिन स्पीड मजीद तेज़ होती चली जा रही है। बरकत मार्केट अंडरपास का प्लान भी तैयार। अब कोई बहाना नहीं है, थानों के फ्रंट डेस्क पर भी लर्नर लाइसेंस जो हैं वो बनाए जाएंगे। खिदमत मरकज पर रश में कमी आएगी इससे। कुदरती गैस और एलएनजी की कीमत बराबर होगी। सीएनजी स्टेशंस को 24 घंटे गैस बहाल करने का फैसला। और एक के बाद एक डेंगू का मरीज सामने आने लगा। आज की खबरें आप जान चुके हैं। डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा साहब, आमिर रजा खान साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। पहली खबर है, मेरे ख्याल से ये जिस तरह से हमारे रोड्स कुशादा हो रहे हैं, जिस तरह से अंडरपासेस बन रहे हैं, बहुत अरसे बाद जो लोग शहर लाहौर में आ रहे हैं ओवरसीज़ हमारे बहन भाई, वो तो देख के दंग रह जाते हैं। अब ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक स्मूथ रहना, काफ़ी हद तक राहें आसान की जा रही हैं। अगर हम इसको समझें, लाइन लेन की पाबंदी करें, ट्रैफिक रूल्स की पासदारी करें तो ये चीज़ें मजीद आसान हो जाएंगी। बरकत मार्केट अंडरपास का प्लान तैयार कर लिया गया है। कितना ज़रूरी है, क्या बेहतरी आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बड़ा वो इम्पोर्टेंट है कि आपने किसी कौम का नज़्म देखना है तो ट्रैफिक की रवानी देख लें, तो ये बड़ा मैटर करता है। और उसमें ये सिर्फ आपके जो ओवरहेड ब्रिजेस या अंडरपास नहीं होते, उसमें कुछ अपनी भी जिम्मेदारी होती है उस पर। अब आपने जिक्र किया कि बरकत मार्केट का, कुछ दिन पहले हम एक प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि अगर बरकत मार्केट, कैंपस पुल और बेखेवाल मोड़ को सिग्नल फ्री कर दें तो मेरे ख्याल में लाहौर का 80% जो रोड्स हैं वो सिग्नल फ्री हो जाएंगे। और उससे बराह रास्त किसको फ़ायदा होगा? जो सारिफ है, जो आम शहरी रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रैवल कर रहे होते हैं। ज़रूरी क्यों है? आपका गुंजान आबाद इलाका है, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, उसके बाद गुलबर्ग, स्कूल्स यहाँ पे मौजूद हैं। ट्रैफिक का अगर आप देखें, दोपहर के वक्त जब छुट्टी के औकात होते हैं तो जब कलमा अंडरपास गुजरें और जब उसके बाद बरकत मार्केट का इशारा अगर आपका गुजर हुआ है तो वहाँ ट्रैफिक की लाइनें लगी होती हैं। फिर वो यू टर्न जो है वो इंतहाई इस तरह बनाया गया है कि उसकी वजह से ट्रैफिक बड़ी मुश्किल से वहाँ से गुजरती है। फिर सबसे बड़ा मसला कि आपके उसके बैक साइड पर बरकत मार्केट का आपकी पासपोर्ट ऑफिस है, उसकी ट्रैफिक अगर उन्होंने मेन रोड पे या कैंपस वाली साइड पे आना है तो उन्होंने बरकत मार्केट के अंदर से घूम के वहीं से उन्होंने टर्न लेना और वहीं से उस सिग्नल पे ट्रैफिक ब्लॉक ही रहती है। और वो जब अंडरपास बनेगा, देखें उस पर कुछ सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कुछ तरीके से उसको संभालने भी की कोशिश की गई, उसका इशारा ख़त्म किया गया, उसको बंद भी किया गया, बैरियर्स भी लगाए गए, लेकिन अल्टीमेटली कैंपस जो है आपका हॉस्टल गेट, उसके सामने से यू टर्न भी दिया गया ताकि ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो, उसके बावजूद नहीं हुई। इसका क्या मतलब है कि अंडरपास यहाँ पे इंतहाई ज़रूरी है। जब अंडरपास बनेगा आपके फैसल टाउन से आने वाली ट्रैफिक सीधा जाएगी कलमा अंडरपास की तरफ, उसके बाद कलमा अंडरपास से आने वाली जो ट्रैफिक है उसको आपका कैंपस की तरफ जब बड़ा स्मूथ वे मिल जाएगा। लेकिन उसका फ़ायदा उस वक्त होगा जब आपका कैंपस पुल भी फिर सिग्नल फ्री होगा। बिल्कुल ठीक। अदरवाइज वो गैप बड़ा कम है। आपका जे रोड और लिबर्टी मार्केट से लेकर और उधर से आपका डिफेंस से लेकर ये सारा सिग्नल फ्री, और वो ट्रैफिक जब कलमा अंडरपास से गुजर के आपके बरकत मार्केट इशारे पे पहुंचेगी और वहाँ से अंडरपास बन जाएगा और फिर जब वो कैंपस पुल पे पहुंचेगी तो वो ट्रैफिक कैंपस पुल पे ज़्यादा उसका हो जाएगा। इसलिए मेरे ख्याल में ये प्रोजेक्ट इसी तरह आखिरी मराहिल में जाएगा पाया तकमील की तरफ कि आप उसको कैंपस और जो बेखेवाल मोड़ है उसका भी कोई ना कोई डिजाइन बनेगा तो फिर उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, बीइंग अ रोड यूजर ड्राइवर मुझे ये लगता है कि हम ये जो सिग्नल फ्री आमिर भाई रूट करते चले जा रहे हैं ना, अब एक चीज पे सिटी ट्रैफिक पुलिस को बड़ा फोकस करना पड़ेगा, स्पीड लिमिट।
अगर ये ओवर कंट्रोल रही तो खुदा न खास्ता वो जो एकदम से लोग आते जाते हैं ना, वो मसला कर सकते हैं। ऑनेस्टली मैंने देखा है जेल रोड पे रात के टाइम लोग गाड़ियां दौड़ा रहे होते हैं नहर पे, फिर लोगों को इस चीज़ का पाबंद करना बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात जो आपने शुरू में बात की थी कि जिए और जीने दें, उस पर मुझे अपने देखने वालों को भी कहना है कि ज़रूर जिए, किसी को जीने ना दें, ना किसी को रास्ता दें। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो उसको इस तरह से लगाएं, पहला कौन सा देते हैं? कोई दूसरा ना दें क्या मतलब है? दूसरा गुजर ना सके। गाड़ी है ही नहीं, गाड़ी है तो उसको सीधा पार करने के बजाय टेढ़ा पार करें ताकि दूसरी गाड़ी आमिर भाई हमारी जिंदगी में बहुत सारे मसाइल आगे लग ना सबर ना करने की वजह और आप सरिया लाद कर अपना मोटरसाइकिल वो जो लोडर है ऐसे ही है, उसको जिस तरफ मर्जी घुमाएं, आपके किसी मोटर बाइक के पास कोई मिरर बैक साइड का देखने वाला ना हो, आपका जहां से दिल करे टर्न ले जाएं, खुद जिए, खुश रहें, किसी को जीने मत दें। ये पहला असूल है जी हमारी ट्रैफिक का भी। और जो इसने बात की थी सिप्रा ने, शायद सिप्रा ने की जिम्मेदारी हमारी भी है, तो हमारी ही जिम्मेदारी है, हमारी है। ये ओवर स्पीड पे क्या आप समझती हैं कि ये जैसे मोटरवेज पे वो लगी होती हैं और किसी ज़माने में कनाल रोड पे भी लगी होती थी, वो एक टाइमर सा लगाया होता था कि इतनी स्पीड से गुजरी है गाड़ी। वो उस वक्त की बात है ना जब बहुत खाली रोड्स हुआ करते थे। बिल्कुल। अभी भी ये जो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 6 लोग अपनी जान से शहीद हो गए बेचारे, 6 बल्कि 7 थे, एक माँ के पेट में भी बच्चा था, 7 लोग जो शहीद हुए, वो इलाके हैं जहाँ पे अभी इतनी आबादी नहीं है। ये जिन इलाकों का हम जिक्र कर रहे हैं, या कलमा चौक का जिस तरह इसने बताया, मॉडल टाउन से आने वाली रोड, सारा इसने नक्शा तो खींच दिया उसका। अच्छी खासी गुंजाइश मुझे वहाँ पे आप गाड़ी उस तरह से आराम से चला के दिखाएं 30 की स्पीड पे भी नहीं। आपको सवाल ही नहीं, स्पीड का तो है ही नहीं। दूसरा, सिग्नल फ्री करने का मतलब जो हरगिज ये नहीं है कि आप उसको गाड़ी को उड़ाते हुए लेके जाएं और आगे जाके आप टकरा जाएं किसी के साथ, यही तो ऐसा नहीं है। आप सेंसिबल। दूसरा, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि आप जितने मर्जी ये बना लें, अंडर पासिस बना लें, आप यू टर्न्स बना लें, प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बना लें, जब तक आप बच्चों को स्कूल से ट्रैफिक के कानून बताने शुरू नहीं करेंगे, आप एक अच्छी मुनज़्ज़म कौम नहीं बना पाएंगे। ना आपकी बच्चियों को, ना आपके बच्चों को, ना आपके बड़ों को ट्रैफिक के कानून का पता ही नहीं है। मैं हैरान हूँ कि अभी ज़रा सख्ती हुई तो आपने रश देख लिया। इससे पहले आपको पता है कि लाहौर शहर में लाइसेंस ही नहीं थे, 42 लाख गाड़ियां हैं। सख्ती भी और पैसे बढ़ाने की वजह से ज्यादा रश है। कहाँ 60 से 1000 रुपए में चलेगी 42 लाख। नहीं, पैसे देने में हम बड़े दिलेर को हमने 500 का में नहीं देखा, हम 500 का हेलमेट नहीं लेते, 2000 का चलान करवा लेते हैं। वो पैसों पे आप ना जाए, देने में हम शेर हैं। सही कह रहा है, कोई नहीं, ये 60 रुपए की बात गलत है। और आज तो मैं इसकी कोई बात गलत ही नहीं कहूँगा। आज मेरा ख्याल है मेरे बिल आना है। आज सारी बातें इसकी सही है, मैं तो यही कहूँगा। नहीं, बात करने का मकसद ये है। हाँ, मकसद ये है, कल तुमने मुझे पूछ लिया था बिल आ गया आज साहब, मैं समझ गया था, मैंने कहा नहीं अभी नहीं आया, तो आज आना है, तो इसलिए मैं डर के बात करूँगा, खुल के बात नहीं कर सकता, इसकी बात की तईद करूँगा। लेकिन बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये कलमा चौक वाला और यूनिवर्सिटी वाला, और ये अगर फुल हाइट पे बनेगा, क्योंकि यहाँ से यूनिवर्सिटीज़ की बसेस भी गुजरती हैं, दोनों तरफ यूनिवर्सिटी है। क्या ही अच्छा हो कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी से थोड़ी सी जगह और ले लें, चंद फुट की वो जगह लेकर उस प्रोटेक्टेड यू टर्न, क्योंकि इन्होंने पहले जो एक्सपेरिमेंटली जो सिप्रे ने जिक्र भी किया बनाया था, उसमें आके फिर बॉटल नेक बनती थी जो यूनिवर्सिटी की तरफ से ट्रैफिक आ रही थी, उसके लिए वो अगर आप चंद फुट ले लें, जो कि फुटपाथ है, उस फुटपाथ को करके दीवार को ज़रा पीछे करें, तो मेरा ख्याल है वो बहुत जगह खुली हो जाएगी। आपकी बस, ट्रॉले और ये जो मुर्गियों वाली गाड़ियाँ हैं, ये आराम से वहाँ से यू टर्न ले सकते हैं, क्योंकि आपने बनाना तो उसी गेट के सामने ही है यू टर्न दोबारा। तो ये आप ये कोशिश करें। अभी ये पीको रोड हमारे सामने है, जहाँ जहाँ पे नैरो यू टर्न्स बने थे उनको अब खुला किया जा रहा है। तो एक दफ़ा पैसा लगा, टाइम लगा, लोग लगे, मटीरियल लगा, उसको दोबारा से बनाने में उससे ज़्यादा खर्चा मेरा ख्याल होता है। तो पहले ही आप ऐसी प्लानिंग कर लें। ये शुक्र है कि ये प्लानिंग जो है CBD को दी गई है। मैं खुशी की बात इसमें ये है कि CBD ने जिस तरह से अपना वाल्टन रोड मुकम्मल किया और जिस तरह से वज़ीर आला ने और डंडा देकर और ऊपर खड़े होकर काम करवाया है, ये काम भी हो गया। तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों की कारकर्दगी बड़ी बेस्ट रही है। उन्होंने कंपैरेटिवली हमने देखा, शायद सिप्रा ने बताया कि पासपोर्ट ऑफिस है, ये उसके मतलब की चीज़ है, उसकी जगह उसने जाना होता है। शादी हाल है सिप्रा साहब, वहाँ पे 4, वो आपकी शादी हाल मेरे मतलब की चीज़ है, वहाँ जाना होता है।
तो वो शादी हाल हैं, फिर क्लिनिक्स हैं, क्लिनिक्स हैं, बहुत सारी बिल्कुल चीजें ऐसे ही। खाने पीने की ऑफिस बहुत हैं, तो बिल्डिंग बन गई जी इसके। ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है और इस पे मजीद जो है काम होने की ज़रूरत है। इसी में एक खबर और भी डिस्कस कर जाऊँ, जरूर। पता नहीं फिर वो रह जाएगी। जो कमिश्नर साहब ने कल इजलास किया है रंधावा साहब ने, और उसमें उन्होंने जो चोकिंग पॉइंट हैं 7-8 उन पर जो है वर्किंग का आगाज़ कर दिया। तो ये भी खुश आइंदा लॉरियों के लिए मैं समझता हूँ इससे ना सिर्फ पॉइंट जहाँ पे ट्रैफिक का ज्यादा दबाव रहता है, ठीक है, उससे ना सिर्फ फ्यूल बचेगा, टाइम बचेगा, लोगों में वो जो ड्राइविंग की टेंशन है, यकीन मानिए ये खत्म स्ट्रेस मुझे लगता है सिर्फ मुझे ही होता है। हाँ, अगर कहीं ट्रैफिक होगी तो मैं मतलब घर जाके ऐसा लगता है सर दर्द हो रहा है। नहीं एक और चीज है, हम रोड्स को शादा कर रहे हैं, अंडरपासेस बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। एक बहुत अहम चीज इनके साथ जुड़ी, सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड ये जो पार्किंग बेहंगम है ना, जहां जिसका दिल करता है जहां मर्जी गाड़ी छोड़ के चला जाता है, क्योंकि आजकल मेरा बाजारों में बहुत आना जाना हो रहा है, तो ये बहुत इशू रहता है। ना पार्किंग और फिर ये तजावुजात, ये दोनों मसले हल हो जाए ना तो मैं कहती हूँ जिंदगी सुकून में आ जाए, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। अलबत्ता अपनी जिम्मेदारियों को समझें, आप जिम्मेदारी से ड्राइव कीजिए, ताउन कीजिए सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ, स्पीड जो है उसको कंट्रोल रखें ताकि हादसात से आप महफूज रह सके। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे इसके लिए। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर यह है कि सीएनजी स्टेशंस को 24 घंटे गैस बहाल करने का फैसला किया गया है। कुदरती गैस और एलएनजी की कीमत बराबर होगी। सवाल ये पैदा होता है, घरेलू सार्फिन के साथ जो सलूक किया जा रहा है, मैं तो कहती हूँ शदीद बुरा। अब हमारे घर रूटीन ये है कि दोपहर 1-2 बजे की मैं बात कर रही हूँ, 4 बजे तक गैस का प्रेशर इतना कम होता है कि आप खाना नहीं बना सकते हैं। वो 5 बजे के टाइम पे हम खाना बनाते हैं नॉर्मली, उसके बाद तकरीबन 9:30 और 10 बजे के करीब फिर प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाता है। ऐसे में जब घरेलू सारिफ इतना परेशान है, आपकी प्लानिंग ये है कि आप सीएनजी सेक्टर को 24 घंटे गैस फराहम करेंगे, क्या प्लानिंग है शायद सिक्का साहब? पहले घरेलू पे बात करूं या सीएनजी पे? घरेलू ज्यादा जरूरी है। अच्छा, घरेलू पे तो शेड्यूल इन्होंने बना दिया, अब कुछ एक्सटेंड भी किया है कुछ घंटे के लिए, कि आप मॉर्निंग में आपको 5:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक गैस मिलेगी। 5 बजे वो आपके एसएमएस से उसको ओपन करेंगे और 9-9:30 बजे बंद करेंगे। उसके बाद 12 बजे तो उस टाइम पे नहीं बनता 12 ना, बजे नाश्ता तो बनता है ना, फिर 12 बजे खोलेंगे, 2:30 बजे तक गैस मिलेगी। अच्छा, फिर 2:30 बजे के बाद 4-4:30 बजे तक अगर 20 पे चला रहे हैं प्रेशर तो 10 पे आ जाएगा, अगर कहीं 24 पे चला रहे हैं तो 12 पे आ जाएगा। प्रेशर को डाउन करेंगे 30-40% तक। उसके बाद फिर 4:30 बजे से लेकर आपको 9 बजे तक मुसलसल मिलेगी, 10 बजे मुकम्मल शट डाउन होगा। ये तो एसएनजीपीएल ने अभी प्लानिंग की है। अभी चूँकि वेदर अच्छा है, ऐसे में गैस लोगों को मैसर है। हमारे यहाँ ये अलमिया है कि हमारे पास नेचुरल गैस अब ख़त्म होती जा रही है। कुदरती गैस इस वक्त जो अभी की कंजम्पशन है घरेलू सार्फिन की, वो अभी भी नहीं मीट कर रही, इसलिए हम उसमें एलएनजी शामिल कर रहे हैं। और एलएनजी के शामिल करने का मकसद ये है कि ये एसएनजीपीएल उसकी बिलिंग नहीं कर सकेगी घरेलू सार्फिन के लिए, और अल्टीमेटली ये बोझ एसएनजीपीएल पे होगा और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे होगा। किसी न किसी सूरत अच्छा मौसम रहेगा, मिलेगी, लेकिन जब सर्दी आएगी ज़्यादा फिर इससे भी कम हो जाएगा प्रेशर, और घरेलू सार्फिन को इससे मुतासिर होंगे। और बरा उसका दूसरा क्या है कि आप एलपीजी सिलेंडर पे चले जाएं, वो भी ठीक नहीं है। अब क्या है, मैं कल गया था, बल्कि परसों मैंने बात की, मैंने कहा आज इतनी गैस महंगी कर दी है, इससे बेहतर था कि हम लोग एक मिक्स टैरिफ गवर्नमेंट लाना चाह रही थी कि वेकॉग, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस, इस पे जाना चाह रहे थे। इसका क्या था कि कुदरती गैस और एलएनजी को मिक्स करके, क्योंकि हमने अब इंपोर्टेड गैस पे ही चलना है, हमारे पास अपने तो है नहीं, वसाइल ही नहीं। अब उसमें कुछ सूबे हमारे 18वीं तरमीम के तहत आ रहे थे, सिंध और केपी के। सिंध कहता था कि 18वीं तरमीम के तहत सबसे पहले हमारे सूबे की गैस पूरी हो, फिर केपी के, और उसके बाद पंजाब सबसे ज़्यादा उससे मुतासिर होता था 18वीं तरमीम की वजह से। ये इस फार्मूले पे मिक्स टैरिफ पे दोनों सूबे नहीं गए, क्योंकि इलेक्शन की बातें, और इलेक्शन होगा और इसमें मुतासिर होंगे। वो कहते थे कि नहीं, कुदरती गैस टैरिफ चले, हम उस पर ही चलेंगे, क्योंकि उनका तो अपना पूरा हो जाता था, हम एलएनजी से मुतासिर होते थे। अब जिस तरह कीमत बढ़ गई है, अब मेरे ख्याल में उस मिक्स टैरिफ पे आ जाना चाहिए। अगर आज हम आ जाएंगे तो हमें फ़ायदा होगा। उससे बराह रास्त क्या फ़ायदा होगा, आपके कनेक्शन पर जो बैन है लिफ्ट अप हो जाएगा, लोगों के कनेक्शन लगना शुरू हो जाएंगे। आज अगर हम कम से कम बिल 800 रुपया देना है, एक सारे जिसने एक चूल्हा जलाना चाहे एक वक्त में जलाना, उसको 500 रुपया तो हमने फिक्स चार्जेज उससे लेने हैं। उसके बाद मीटर रेंट उस पर लगा दिया, वो लेना ही लेना है। तो
आम जो सारिफ जो 200-250 पे पहले गैस इस्तेमाल कर रहा था, अब उसने जाना है 16-17 हज़ार पे। तो जब 16-17 हज़ार रुपये देकर आप उसको प्रेशर के साथ भी गैस नहीं देंगे तो फिर देखिएगा ये मौसम सरमा में अगर प्रेशर डाउन होगा, अगर पिछली दफ़ा 100 एहतजाज हुआ था तो इस दफ़ा आपको बहुत सारे लोग सड़कों पे नजर आएंगे। और अब आपने जो बात की कि CNG स्टेशन को क्यों खोला जा रहा है, हम इस पे आ जाते हैं। CNG स्टेशन को अब ये मिनटें भी कल नहीं खुलने। कहाँ से गैस आप CNG स्टेशन नहीं, LNG इंपोर्ट कर रहे हैं ना, जिस तरह इंडस्ट्री कर रही है वो ये खुद ही इंपोर्ट करेंगे, उसकी बिलिंग हो जाएगी, ये अपना कोटा अलहदा रखेंगे, सिर्फ इसको SNGPL का सिस्टम नहीं होगा। अब क्या है, SNGPL कह रही है कि आप आए CNG स्टेशन के लिए गैस लें, लेने वाला कोई नहीं है। CNG स्टेशन खोलें, आगे खरीदार कोई नहीं है। लोगों ने सिलेंडर निकलवा दिए हैं, कितने गाड़ियों से निकलवा दिए हैं, वापस आना चाहते नहीं है। और पेट्रोल की कीमत जिस तरह है उस तरह LNG पे हम वो इस पे जाना ही नहीं जा रहे, CNG पे कोई इस तरह की है ही नहीं। शहर में कल मुझे पता चला है कि सिर्फ 2 या 3 स्टेशन ऐसे हैं जिनको खोला गया है, लेकिन वो गैस इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसका क्या मतलब है? कस्टमर ही नहीं है। ये इंडस्ट्री अब तबाह हो चुकी है। ये इसको कहने को तो हमने CNG को खोल दिया है, 24 घंटे गैस देंगे, LNG की बिलिंग करेंगे। LNG की बिलिंग क्यों करेंगे? CNG के लिए कुदरती गैस का टैरिफ जो है वो 3700 पर MMBTU है, पर यूनिट, उसको सिंपल वर्ड्स में हम कह लेते हैं। जो LNG हम इंपोर्ट इस वक्त कर रहे हैं वो 3800 रुपये है, 100 रुपये का फ़र्क है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि कुदरती गैस है नहीं, LNG इनको खोल के बल्क सप्लाई हो जाएगी, हमें पैसे भी आ जाएंगे बल्क में, लॉसेस का भी इशू नहीं रहेगा और ये सारी चीज़ें होंगी। SNGPL ने तो वो कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही। दोनों तरफ से ना मालकान उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, ना ही जो कोई खरीदार है उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। वो खरीदार ही नहीं होगा तो फिर फायदा उसका क्या होगा। अच्छा, मैंने गैस की कीमतों पे बात करनी है, पहले आमिर भाई का कमेंट शामिल कर लें, फिर आएंगे कि बिल इस दफा कितने आने वाले हैं। जी आमिर भाई। बिल का तो ऐसे उसने बता दिया कि आपको बिल जो 2000 आता है वो 17000 रुपये आएगा। वो बिल की उसने बात दोबारा कहिएगा। जो 2000 जिनको बिल आता है 17000 बिल 7 कह दे 17 का है उसने। जब शायद सिपरा, तो मैं तो आज आपको पहले बताया कि मेरा बिल आने वाला है आज। तो मैं तो इसलिए खामोश हूँ, मैं तो उसकी बात, किसी बात को टोका नहीं, किसी बात पे उसको कहा कि नहीं, ये उसका टेक्निकल मामला है कि उसने बिल्कुल ठीक आपको डिस्क्राइब भी कर दिया। लेकिन मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ ने टाइपी के नाम से एक मुआहदा किया था, तुर्कमानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, टैपी। अच्छा। तुर्कमानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, पाइपलाइन, ये गैस की पाइपलाइन थी जिसमें इंडिया को भी गैस मिलनी थी, हमें भी मिलनी थी और हमें तकरीबन मुफ्त में मिलनी थी, इसलिए कि हमने टैरिफ ज़्यादा इंडिया से लेना था और उसमें हमें जो गैस गुजरनी थी यहाँ से उसका था। इंडिया उसमें बैकआउट कर गया, जिसके बाद ये मुआहदा नवाज शरीफ की हुकूमत ना रही, हमें तब्दीली की ज़रूरत थी उस वक्त बहुत ज़्यादा, तो तब्दीली आ गई तो उसने कोई काम करना नहीं था, उसने बुजदार हम पर नाफिज कर दिया, जिसने इस शहर के अंदर कुछ रहने नहीं दिया। एक बस भी चलने नहीं दी, एक बस चलाई भी नहीं और चलने भी नहीं, चलें उस बात को छोड़े, माजी हो गया। लेकिन इसका हल वही है आज भी कि अगर हम हमारी वस्ती एशियाई रियासतें जो हैं रशिया के साथ जो अलहदा होंगी हैं उनमें से गैस का मुआहदा करें, चाहे वो अफगानिस्तान से गैस पाइपलाइन आए, चाहे ईरान से आए, वहाँ से गैस आएगी तो आपको गैस मिलेगी और अच्छी, वो जिसको कहते हैं कि प्रेशर के साथ गैस, जो सिपरा भी बता रहे थे, वो मिलेगी। और दूसरा, मुझे एक बात बताएं, शायद सिपरा एक चैनल के रिपोर्टर हैं, उनके पास ये मालूमात थी कि लोगों ने गाड़ियों से सिलेंडर निकाल दिए हैं, अब वो कोई ख़रीदार नहीं रहा है। SNGPL के पास क्या इतनी भी ज़हनी इस्तात नहीं थी कि वो ये सोच लेती इस खबर को जारी करने से पहले कि हम जी 24 घंटे लोगों ने, जो सिलेंडर्स की दुकानें थी यहाँ हमारे यहाँ मजांग चुंगी के पास थी दुकानें सारी ना, जो मियानी साहब की तरफ सारी बंद हो चुकी, मार्केट ही बंद हो गई। यानी मार्केट में नई मैकेनिक बैठ गए हैं, कुछ शीशा पॉलिशिंग वाले बैठ गए, कुछ वो गैस सिलेंडर्स वाली मार्केट ही खत्म हो गई सारी की सारी, क्योंकि गाड़ियों में लगी नहीं थी, जिनकी लगी थी उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी बेची, कुछ के अभी भी घरों में पड़े हुए हैं सिलेंडर। और अब इसका खौफ इतना हो गया है कि कोई लोग लगवाने को तैयार ही नहीं है। तो ये किसके लिए खोला, किसके लिए किया, आपकी पॉलिसी क्या है? तो इससे नज़र आता है कि ये जो गैस का बुहरान शिद्दत अख्तियार करता चला जा रहा है, इसमें इन दिमागों की जो कि लाखों रुपए की तनख्वाहें लेती हैं, मुझे अब पता नहीं कितनी तनख्वाहें लेते हैं, लाखों ही लेते हैं, लाखों की लेते हैं। लेस्को के चीफ की तो मुझे पता है ना, कुछ 64-65 लाख रुपए तनख्वाह। नहीं, वो इन्हीं का चीफ था, वो चला गया। SNGPL के हेड थे, मैनेजिंग डायरेक्टर जो लेते थे। हाँ जी, 68 लाख रुपए। 68 लाख रुपए, देखें आप, कमाल है ना, कमाल है। हाँ। और आप उस पर आप 2000 पाकिस्तान में तनख्वाह थी, 2000 वाला बिल 17000 में कैसे आएगा? ये मेरा ख्याल है आप सिपरा से ही बात करें, सिपरा इस पर ज़्यादा टेक्निकली लोगों को समझा सकते हैं।
खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे और हर रोज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। स्क्रीन पर टिकर्स भी सुबह के टाइम हमारे रिपोर्टर्स जो फील्ड में मौजूद होते हैं सुबह और शाम में वो अपडेट देते रहते हैं, तो इससे अंदाज़ा ही हो जाता है शहर में डेंगू किस तरह से फैल रहा है। अब समझ कुछ नहीं आ रही है। आप आई डोंट थिंक सो कि जिस तरह प्रायोरिटी पे डेंगू कंट्रोल किया गया था उस तरह किया जा रहा है। ना तो हमारी फील्ड टीम उतनी एक्टिव है, माजरत के साथ ना तो डीसी साहिबा इस मामले की पेन ले रही हैं। सो नतीजातन हर रोज़ डेंगू के केसेस सामने आ रहे हैं और अफसोसनाक बात यह है कि खातून जान बहक भी हुई हैं। आमिर भाई, हाँ, आपको पैरासीटामोल को पैनाडोल है तो वो दे दें ताकि उनको जो पेन है वो निकल जाएगी। लेकिन मसला पता क्या है, मसला इसमें भी हम ही जिम्मेदार हैं। और हम आपने आपसे शुरू किया करें इसको। हम लोग क्यों एहतियात नहीं करते हैं, जहाँ पानी खड़ा होता है उसको हम क्यों शिकायत नहीं करते हैं या खुद निकालने की कोशिश करते हैं। हम घरों के बाहर, आपके जैसे शाहिद साहब जो हैं वो इस बात पे खफा हैं कि घरों के बाहर गाड़ियाँ धोते हैं तो पानी जो कहाँ जाता है वो कहीं भी नहीं, ड्रेन ही नहीं होता पानी। इसी तरह आप गली मोहल्लों में देख लें या बाज़ारों में देख लें, डेंगू सर्वेलेंस आपने टीमें बनाई, वो बेचारे घर घर आती थी ख़वातीन। मुझे तो कभी उनसे पानी शानी भी पूछे ना तो वो बेचारी डरी सहमी ख़वातीन थी और उनसे आप ये काम ले रहे थे, टीचर से आप ये काम ले रहे थे जिनका काम पढ़ाना। पहले उनको हुआ क्या है, मतलब परेशान थे काफ़ी। भाई लाजमी गल है, एक खतून के लिए मैं दरवाज़ा खोलूँ तो डर सहमी जाएगी ना। बच्चियां होती हैं वो पूछ ले, खैरियत है, हल्का दिल होता है। शायद मुझे नहीं क्या हुआ है, मैंने कहा परेशान खासे आमिर भाई को। तो ये सर्वेलेंस, डेंगू सर्वेलेंस टीमों को आपने पता नहीं पैसे दिए नहीं दिए, ये खबर में देख रहा था कि शायद उनको पैसे भी नहीं मिले। हाँ, तो आप वो हर दौर में मसला रहा है। वैसे मैं आपको बताऊं, आप मच्छर से कहाँ तक बचेंगे और कहाँ तक बचाएंगे जब तक आप खुद अपनी हिफाजत नहीं करेंगे। अच्छा, अब मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। मैं तो खुद कहती हूँ फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपनी है, लेकिन वो टाइम जब सर्वेलेंस बहुत बेहतर थी, 2-2 3-3 टाइम जाके चेकिंग हो रही थी, कंट्रोल था। लेकिन सीजन नहीं है ना मच्छर का। देखिए धुंध में, मैं आपको बता रहा हूँ, धुंध में मच्छर नहीं होता है, मुझे पता है, आपको पता है। सर्दी में भी नहीं होता है। ये बारिश के सीजन पानी जब जमा होता है उसी का ये कसूर उसी का है। अब ये जो इक्का दुक्का मरीज आ रहे हैं आपके पास, ये वही है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि जिनके घरों के इर्द गिर्द पानी मौजूद है और उस पानी के अंदर वो मच्छर अफजाइश पा रहा है और वो सुबह के वक्त या शाम के वक्त, जिसमें उसका मुझे तो लगता है कि बहुत टाइम का पाबंद मच्छर है, काट भी लेता है। आमिर भाई, कभी 55 मरीज आ रहे हैं, कभी 47 मरीज आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि शहर में सफाई की सूरत हाल वो नहीं है जो कि होनी चाहिए। संडे को जिस तरह सफाई की सूरत हाल थी, आप जाने दें, एमडी जो हैं उनके टिकर्स चल रहे थे सारे के इस तरह शहर में वॉशिंग हो रही है। काम तो हो रहा है। क्या हो रहा है? पूरे शहर की वॉशिंग की जा रही है। पानी दिया जा रहा है, ताज़ा पानी नहर से निकाल के मीठा पानी दिया जा रहा है मच्छरों को। क्या आप उसमें अफजाइश कर रहे हैं? हमें कहते हैं जी 1 चम्मच पानी होए ना तो उसमें ये मच्छर अफजाइश पा लेते हैं। अपने गमलों को पानी ना दें, पौधे सुखा लिए हमने, पानी नहीं दिया। परिंदों वाला पानी का जो मैंने रखा हुआ था अरसा हो गया, और कसम से इस सैटरडे को मैं ऊपर गया तो मैंने वो मिट्टी का वो बॉल बना होता है उसके अंदर मकड़ी ने बकायदा जाला बुना। अगर कहेंगे तो अगले प्रोग्राम पे, अगली जुमेरात को या हफ्ते को, मैं आपको वो ला के दिखा दूंगा जाला बुना हुआ। हमने पानी डालना छोड़ दिया भाई कि मच्छर ना आए। इर्द गिर्द के मोहल्लेदारों को कोई कर रहा होता ना ये काम तो हम कहते हैं यार भाई अगर आप गाड़ी धो रहे हो ना तो प्लीज ये पानी निकाल देना। जिम्मेदारी हमारी भी है। का कहा जा रहा है तो फिर आप लोगों ने भी ख्याल रखना है, वाकई अपने घर खुली जगहों पर कहीं बाहर भी पानी जमा ना होने दें, और वाकई थोड़ा सा पानी भी जो है वो डेंगू मच्छर की अफजाइश का सबब बन सकता है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं महकमा एक्साइज के हवाले से। आपकी मुश्किलात, आपकी परेशानियां, आपके क्वेश्चन साथ साथ चलते रहेंगे, लेकिन एक्साइज डिपार्टमेंट शहरियों की सहूलत के लिए क्या क्या इकदाम कर रहा है। जिद्दत की बात हमेशा की जाती है और बहुत सारी नई चीज़ें हमें ई पेमेंट की सूरत में और स्मार्ट कार्ड की सूरत में सामने तो आती हैं, लेकिन शहरी क्यों हमेशा शिकायत करते नजर आते हैं। 1 विंडो ऑपरेशन, और इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो जो एक स्पेसिफिक माफिया है उसका राज खत्म होने पे नहीं आ रहा। आवाम को कैसे सहूलत मिलेगी, आवाम की मुश्किलात कैसे हल होंगी। नंबर प्लेट्स घर तक पहुंचना आज तक इतना बड़ा चैलेंज हुआ है। हर कोई शिकायतें करता है कि इतना टाइम हो गया नंबर प्लेट अभी तक नहीं पहुंची, स्मार्ट कार्ड अभी तक नहीं पहुंचा। मसाइल क्या क्या हैं, किस तरह से आवाम को फैसिलिटेट किया जाएगा, कौन कौन से नए मंसूबे पाइपलाइन पर हैं, इससे बात होगी। हमारे मेहमान मौजूद हैं, डायरेक्टर एक्साइज मोटर लाहौर हैं मोहम्मद आसिफ साहब। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया।
एक्साइज डिपार्टमेंट एक ऑलमोस्ट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और हमेशा मुझे ऐसा लगता है, आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग काम नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं, लेकिन शहरियों की मुश्किलात हमेशा बहुत ज़्यादा रही हैं। शिकायत, आप यकीन माने इतने शोज़ किए हैं कि जब हम टेलीफोन लाइंस खोलते हैं ना तो अंबार लग जाता है, हमारे लिए संभालना मुश्किल हो जाता है। क्यों लोगों को इतनी शिकायत रहती है? अस्सलाम वालेकुम जी, ये बात नहीं है। एक्चुअली पंजाब एक्साइज आपको पता है मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस कलेक्ट करता है और मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज ऑफ़र करता है, जिसमें गाड़ियों की न्यू रजिस्ट्रेशन है, ट्रांसफ़र मलकियत है और टैक्स पेमेंट है। तो अभी तक पंजाब एक्साइज में मल्टीपल रिफॉर्म्स हो चुकी हैं। जहाँ तक आपकी बात है कि मसाइल का अंबार है, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए ना, हम यूनिवर्सल सीरीज़ पे चले गए हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स हैं, आपको दफ्तर के विज़िट नहीं करने पड़ते, और गाड़ी ट्रांसफ़र के लिए, मलकियत ट्रांसफ़र के लिए आपको दफ्तर नहीं आना पड़ता, सारा कुछ ऑनलाइन है। अगर आपने डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कार्ड लेना है वो ऑनलाइन है। अभी पंजाब एक्साइज एक नया प्रोग्राम एक्साइज पंजाब एट योर डोर स्टेप लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें हम 10 मोटर बाइक्स और एक वैन अरेंज हो चुके हैं, जो शहरियों की दहलीज पे जाके न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए शहरियों को चूँकि दफ्तर आना पड़ता था, उसके लिए फ़ाइल फीडिंग थी, गाड़ी की फ़िज़िकल इंस्पेक्शन थी, तो इन सारे मसाइल का हल, बायोमेट्रिक थी, इन सारे मसाइल का हल हमने एट डोर स्टेप देने जा रहे हैं। और इसके लिए शहरी कैसे मुस्तफीद हो सकेंगे? आई एम सॉरी, चलिए अब आप ये इस बारे में बताया है, तो लेट्स सपोज अगर मैंने रजिस्ट्रेशन करानी है तो आपके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करनी पड़ेगी? जी, हमने इसके लिए डेडिकेटेड एक हेल्पलाइन नंबर 1035 यानी 1035 ले लिया है, जिसपे राउंड दी क्लॉक हमारा स्टाफ मौजूद होगा। चलिए सर, मैं जरा अपनी प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, 1035 नंबर है 1035, इस पर अगर शहरी कॉल करेंगे, स्क्रीन पे ये चला दें प्लीज, इस पर अगर शहरी कॉल करेंगे तो फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए टीम उनके घर पहुंच जाएगी। जी, इसमें जो भी बंदा हमें कॉल करेगा उसकी फैसिलिटेशन और सहूलत को मद्देनजर रखते हुए, जैसे उसे कन्वीनियंट है, हाँ, हम उससे टाइम और उसका एड्रेस लेंगे और मौके पे हमारा राइडर जाएगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट। अवाइल में शायद बाद में थोड़े बहुत सर्विस चार्जेस हों, लेकिन शुरू में इस पर कोई सर्विस चार्जेस नहीं है, फ्री। अभी आप ये फॉर एग्जांपल शुरू कर रहे हैं एक, मतलब जैसे टेस्ट के तौर पे? जी नहीं, ये पूरा एक प्रोजेक्ट है लाहौर की, आज तक लाहौर ज़िले में कहीं इम्प्लीमेंट हो चुका है? जी, ये नहीं, अभी लॉन्च नहीं हुआ, अरेंजमेंट इसकी सारी हो चुकी हैं। ठीक है। जो भी टाइम हमारे ऑनरेबल जो क्लाइंट हमें फ़ोन करेगा, जो भी उन्हें टाइम सूट होगा, हमारा राइडर मौके पे जाएगा, मौके पे उसकी फ़ाइल फीड करेगा। और मज़े की बात, इसमें कैश हैंडलिंग नहीं होगी, आपने ऑनलाइन पेमेंट्स करनी है, PSID हम जनरेट करेंगे, मौके पे पेमेंट होगी, मौके पे बायोमेट्रिक होगी, गाड़ी की फ़िज़िकल इंस्पेक्शन होगी, और हमारा जो राइडर है वो फ़ाइल लेके ऑफिस आ जाएगा। इसके लिए शहरी को दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं। बाद सर, में ये आपके लिए चैलेंज बन जाना है, अगर धड़ाधड़ लोगों की कॉल्स आना शुरू हो गई तो फिर आप इसको कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, देखिए, कोई भी आप जब नया स्टेप लेते हैं, पंजाब की 106 साल हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा होने चाह रहे, तो डेफिनेटली चैलेंजेस तो आएंगे। होगा। हम जो लोग इन सीटों पे बैठे हुए हैं, हमारा काम इन ट्रबल शूटिंग है, चैलेंज है, उसको फेस करना है, उसका हल ढूंढना है। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो विजन है कि सर्विस एट डोर स्टेप, मेरा ख्याल है कि ये सक्सेसफुली न सिर्फ लॉन्च होगी बल्कि हम इसको रन भी कर पाएंगे। इसके लिए ट्रेनिंग हो चुकी है, तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। और सबसे जो बड़ी बात है, इसमें कैश हैंडलिंग नहीं होगी। आपको पता है स्मोक का सीज़न है, और जो ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ हैं, पार्किंग के इश्यूज़ हैं, फिर इतना टाइम नहीं हर बंदे के पास होता, बिज़ी लाइफ है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, एक बहुत बड़ी। आपको अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग दी है, पूरा जो सिस्टम बनाया गया है, जिसने ऑनलाइन ये सारे सिस्टम को जो फॉलो करना है, क्योंकि हमारे यहाँ क्योंकि ऐसी एक चीज़ लॉन्च कर दी जाती है, बाद में सिस्टम में नकाइस आना शुरू हो जाते हैं, तो वहीं का वहीं फुल स्टॉप लग जाता है। नहीं, मेरा ख्याल है हमें चीज़ों का रोशन पहलू देखना चाहिए, बेहतर की उम्मीद करनी चाहिए। आज से 20 साल पहले देखिए, जब सोशल मीडिया या इंटरनेट का दौर नहीं था, वो दुनिया क्या थी, आज 20 साल बाद क्या दुनिया क्या से क्या होने जा रही है या हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है और जो स्पेशली जो ऐप्स हैं, जो IT है, ये इंसानों की सहूलत के लिए इसको इस्तेमाल में लाया जाना एक टुवर्ड्स अ राइट डायरेक्शन, एक बेहतरीन कदम है।
और मेरे ख्याल में ये पंजाब एक्साइज इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुकी है और हम इंशाल्लाह शहरियों के तावन से और रेवेन्यू जनरेशन, फैसिलिटेशन, ट्रांसपेरेंसी, एजेंट माफिया की सरकूबी के लिए मेरा ख्याल है हम इसको ना सिर्फ लॉन्च करेंगे बल्कि ये एक बेहतरीन मॉडल होगा पंजाब में। सही। सो आवाम को इस बारे में कैसे बताया जाएगा, कोई कैंपेन शुरू की जाएगी? जी, हमारा तकरीबन 2 वीक से हम मुसलसल सोशल मीडिया और आपके चैनल्स की वसातत से आवाम को ऑलरेडी हम ये बता पा रहे हैं और आवाम का बहुत अच्छा रिस्पांस है। चलें जी, फिर तो बहुत अच्छी चीज़ है। नंबर प्लेट की फराहमी एक बहुत बड़ा इशू है। लोग कहते हैं कि फौरी तौर पर हम जाते हैं दफ्तर, फीस भी जमा करा देते हैं, महीनों गुजर जाते हैं, नंबर प्लेट नहीं मिलती। उसका मसला क्यों हल? जी, मैं बिल्कुल इस बात को मैं मानता हूँ कि इसमें एक्चुअली हुआ ये है कि जो मामला है वो आर्बिट्रेशन यानी लिटिगेशन में चला गया। पहले प्राइवेट वेंडर था, बाद में एक वफाकी इदारे से जब G2G बेसिस पे हमारा एग्रीमेंट हुआ तो उसमें कोई चूँकि यकदम डॉलर की फ्लक्चुएशन हुई तो रेट्स पे कुछ थोड़ा इशू क्रिएट हुआ, मामला लिटिगेशन में चला गया जिसकी वजह से फॉर द टाइमिंग प्रोडक्शन रुक गई। लेकिन इस सिलसिले में भी हमारे सेक्रेटरी साहब और मोहतरम DG साहब वो बड़े विजिलेंट थे, उन्होंने इस सिलसिले में एक मसला के हल के लिए एक समरी गवर्नमेंट को भेज दिया। मेरा ख्याल है ये मसला हल होने चाह रहा है। जहाँ तक कार्ड्स की बात है तो ये आपके चैनल की वसातत से मैं ये कहने में फ़ख्र महसूस करता हूँ कि 28 अक्टूबर को हमारा टेंडर फाइनल हो चुका था और तकरीबन हफ्ता पहले प्रिंटिंग शुरू हो चुकी है और शहरियों के जो बैकलॉग के कार्ड्स हैं स्पेशली 4 व्हीलर्स के वो प्रिंट होना शुरू हो गया और आज पहली लाहौर की हद तक पहली जो कंसाइनमेंट ऑफ कार्ड्स है वो हमें मसूल हो जाएगी और शहरियों को कार्ड्स की जो बिलातअत्तल फराहमी है वो मैं आपको आपके चैनल की वसातत से आपको और नाज़रीन को इंश्योर करता हूँ कि वो ऐसे शुरू हो जाएगी। ठीक है। गाड़ी ट्रांसफ़र करने का जो एक तरीका है, जो अमल है, उसमें बहुत सारे लोगों को मसाइल का सामना रहता है। कुछ गाइडलाइन जो कि अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, जो गाड़ी बेचना चाहते हैं, उनके लिए अगर आप जारी करें। जो गाड़ी की मलकियत ट्रांसफ़र है ये हम बहुत पहले से ऑनलाइन कर चुके हैं। इसके लिए ये विजिटलेस है। आप हमारे ई-पे पे जाइए, पंजाब ई-पे पे पोर्टल पे जाइए और वहाँ पे सर्टन जो फील्ड्स हैं वो ओनर ने फिल करने होते हैं। जब जो ही वो फिल करके उसको ओके करेगा तो साथ ही PSID जनरेट हो जाता है। इसमें कैश हैंडलिंग नहीं है। आपने मौके पे अगर आपके पास मोबाइल बैंकिंग है तो वहाँ से पे कर दें, बैंक जाके उस PSID के अगेंस्ट पे करते हैं, जैज़ कैश ईजी पैसा से पे कर दें और साथ ही आपने सेलर और परचेज़र ने बायोमेट्रिक देनी है। ये आप देखिए ना कितना शफाफ मतलब प्रोसेस है कि जब तक आप बायोमेट्रिक नहीं देंगे गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। जो ही आप बायोमेट्रिक देंगे साथ ही प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और जो केस है वो कार्ड प्रिंटिंग के लिए चला जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी सहूलत है। आपको याद होगा कि सख्त गर्मी के दिन में अगर जब हम सर्विस में आए थे कुछ 15 साल पहले तो शहरियों को लाइन में लगना पड़ता था। मतलब सख्त गर्मी में वो खड़े हैं, केस प्रोसेस नहीं हो रहा, सख्त धूप में सफ़र करके आए हैं, पूरे दिन की मजदूरी या जो भी उनका काम है उस मतलब वो उन्होंने छोड़ा है। तो अब तो मैं समझता हूँ कि आप घर बैठे जस्ट अ क्लिक पे आप डाटा एंटर करें, बायोमेट्रिक दें और आपकी गाड़ी उसी वक्त आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। सही। सर, आपके सामने पंजाब गवर्नमेंट सर तोड़ कोशिश कर रही है कि रोड्स को कुशादा करें, अंडरपासेस बनाए जाएं, फ्लाईओवर्स बनाए जाएं, ट्रैफिक निज़ाम की बहाली की जाए, एक्सीडेंट्स कम हों, हालात बेहतर हो जाएँ। ऐसे में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी ट्रैफिक का बेड़ा गर्क करने में ये ऑटो रिक्शे जो है ना ये बहुत बुरा किरदार अदा कर रहे हैं। इनकी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो पाती है और ये ना होने की वजह से ये बेलगाम है? नहीं, इसमें आप अभी देखिए ना पंजाब गवर्नमेंट ने 1 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन के लिए मैं यहाँ एक वजाहत करना चाहूँ कि लॉ में ये प्रोविजन है कि कोई भी कमर्शियल गाड़ी खा वो पैसेंजर व्हीकल है या लोडर है उसके लिए विक्स या मोटर व्हीकल एग्जामिनर जो है उनसे फिटनेस सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। पंजाब एक्साइज में रिक्शा रजिस्टर्ड ना होने की वजह हमारे पार्ट पे नहीं है। ठीक है। चूँकि विक्स और जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उनको फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं देता था। अब वहाँ पे क्या इशू थे वो आप भी बेहतर समझते हैं। बीच में बहुत सारे ऐसे मोटरसाइकिल है जो चिंची बन चुके हैं, बहुत सारी ऐसी लोडर रिक्शे या चिंची फैक्ट्रीज़ हैं जिनके पास फिटनेस या जिन्हें अलाउ नहीं था कि वो प्रोडक्शन करें लेकिन वो प्रोडक्शन कर रहे थे।
लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बर वक्त अभी जो इस एक दुरुस्त हिम्मत कदम उठाया है वो यही है कि 1 जनवरी तक उनकी पासिंग अलाउ की है। जो ही वो पासिंग होंगी, इसमें जो रक्षा यूनियन है, अवामी रक्षा यूनियन वगैरह, ये सब दोस्त हमारे पास, हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमसे मिलें। वहाँ पे हमने चीज़ों को फाइनलाइज कर दिया है। जो भी लोडर या सवारियों वाला रक्षा फिटनेस लेके आएगा वो उसको पंजाब एक्साइज ज़रूर नंबर अलाट करेगा। और मैं ये आपके चैनल की साथ से बताना चाह रहा हूँ कि इसके लिए हमने स्पेशल काउंटर्स बना दिए हैं। अब हम इस इंतज़ार में हैं कि जितनी भी फाइल्स हैं, और मेरा ख्याल है तकरीबन पंजाब में कोई 30 के हज़ार ऐसा लोडर रिक्शा है जो बगैर फिटनेस के भाग रहा है सड़कों पे। तो ये मेरा ख्याल है ये मसला हल होने जा रहा है। वरना आपको वज़ीर आला साहब का आपने एक इंटरव्यू सुना, उसमें उन्होंने कहा कि या तो ये रजिस्ट्रेशन करवा ले फिटनेस लेके, या फिर 1 जनवरी के बाद इनको नहीं चलने दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये मसला हल होने जा रहा है। चलें जी, आई होप कि ये मसला हल हो जाए। शहरियों की सहूलत के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट के कौन कौन से नए मनसूबे पाइपलाइन में हैं? इसमें आप देखिए हमारा प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन हो चुका है। आपको दफ्तर में बिल्कुल आने की ज़रूरत नहीं, मौके पे आप सेल्फ असेसमेंट करें, कैलकुलेटर मौजूद है, PT1 चालान NOC आप खुद वहाँ से डाउनलोड करें। जो मोटर व्हीकल्स हैं जिसको मैं लाहौर में हेड कर रहा हूँ, उसमें जितनी पोस्ट रजिस्ट्रेशन ट्रांजैक्शंस थी, ट्रांसफ़र मलकियत, टोकन पेमेंट, कलर चेंज, एड्रेस चेंज, या आप कह लें कि टैक्स की अदायगी, ये सारी ऑनलाइन थी। अभी पंजाब एक्साइज जो एक बहुत बड़ा कदम हमने उठाया, वो आपको जैसे कि मैं पहले वजाहत कर चुका हूँ, वो हमारे जो राइडर हैं, हमारी जो वैन है, वैन में सॉरी भूल गया था, हमारा एक चलता फिरता दफ्तर भी हमने अभी लॉन्च करना है। हमारी वैन है जो शहर के प्रोमिनेंट प्लेसेस पे जाके मतलब फॉर 1 डे या 4 घंटों के लिए, जैसे लिबर्टी है, तलवार चौक बैरी है, या मीनार पाकिस्तान है, या फोर्ट्रेस स्टेडियम है, वहाँ पे हमारी वैन मौजूद रहेगी। इसके लिए सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से हम उस इलाके के लोगों को, एक पर्टिकुलर इलाके के लोगों को रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी देने के लिए हमारी वैन वहाँ जाया करेगी। और उस इलाके के जो लोग हैं वो हमारी जो ऑफर्स हैं, हमारी जो सर्विसेज हैं, उनसे फ़ायदा उठाएंगे। एक जो सबसे बड़ा कदम है, अभी DG साहब ने उसकी मंजूरी दी है कि जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो भी हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं। शहरी हमारे पोर्टल पे पंजाब पे जाके अपनी नई गाड़ी के सर्टन पर्टिकुलर फीड करेंगे, मौके पे PSID जनरेट हो जाएगा, और जब वो पेमेंट करेंगे तो उन्हें नंबर अलाट हो जाएगा। पोस्ट रजिस्ट्रेशन ट्रांजैक्शंस के अलावा जो न्यू रजिस्ट्रेशन थी जिसमें शहरियों को लाजमन दफ्तर आना पड़ता था, ये भी फ़ाइनल होने जा रहा है, और ये भी सहूलत हम ऑनलाइन देने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब एक्साइज पूरे अगर पाकिस्तान को आप देखिए तो जितनी जिद्दत रिफॉर्म्स और कंप्यूटराइजेशन यहाँ पे हुई है, हमने विज़िटलेस, हमारी कोशिश है कि विज़िटलेस हो, शहरियों को दफ्तर ना आना पड़े, उनकी जितनी भी ट्रांजैक्शन, जिस तरह से हम देख रहे हैं हर चीज़ डिजिटल हो रही है, तो लोगों को इसके पहुँचने भी चाहिए, वक्त की अहम ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक। जो चीज़ें आप आवाम की बेहतरी के लिए कर रहे हैं उसके समरात हम दुआ गो हैं आवाम तक पहुँचे भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। अच्छा, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, और मुझे इंटरेस्टिंग के अलावा मुझे अजीब भी लगती हैं कि भाई हम किस डगर पे चलते चले जा रहे हैं। लेकिन जब हम इन डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को सुनते हैं तो फिर हमारा दिल करता है कि अच्छा डिस्कस भी करें और आपको इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहलू बताएं। आज जिस पर हम बात करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है जी ब्लू जोन डाइट। बेसिकली ये है क्या, इसका मकसद क्या है, आपको इसका किस तरह से फ़ायदा पहुंचेगा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें, जैसे हम कीटो के बारे में बात करते हैं, इंटरमीडिएट डाइट के बारे में बात करते हैं, सो इसमें आपका वेट कैसे कम होता है, आपकी सेहत तो मुतासर नहीं होती है, बेसिकली इसका आपको फ़ायदा किस तरह से पहुंचता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ माहिर ग़िज़ायत मौजूद है, ज़ैनब गोंदल, उनसे हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे लगता है कि इन डाइट्स के बारे में डिस्कस करने से बेहतर ये है कि आपका ही डाइट प्लान पूछ लिया करें, क्योंकि आप हसीन भी नजर आती हैं, आप स्मार्ट भी नजर आती हैं, सो बस वही फॉलो कर लें तो सब, ये आप लोगों का प्यार है। अच्छा, ब्लू जोन डाइट की अगर हम बात करें
तो ये वज़न तो कम कराती है, लेकिन इसकी जो एक सबसे मज़ेदार फैक्ट है वो ये है कि ये 100 साल से ज़्यादा जो लोग ज़िंदा रह चुके हैं या रहते हैं, ये उनकी डाइट है। अच्छा, अपने साइंटिस्ट ने क्या किया, जो पूरी दुनिया में जिस एरियाज में सबसे ज़्यादा लोग 100 साल से ज़्यादा जिंदा थे उनको मार्क किया। अच्छा। और ये देखा कि ये क्या खाते हैं, इनकी खुराक ऐसी क्या है कि ये इतने साल जिंदा रहते हैं। ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो ट्रेंड्स हैं, बाहर से खाना, फास्ट फूड खाना, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना, वो लोग ये सब तो कुछ बिल्कुल बंद नहीं। है। हाँ। एग्जैक्टली, वो चीज़ें बिल्कुल नहीं है, फ्राइड आइटम्स नहीं है, और आपने जो खा रहे हो एटलीस्ट आपको पता हो कि आप क्या खा रहे हो। ठीक है। आपने चाहे अपनी स्किन को प्यारा लगाना है, स्लिम लगना है, खूबसूरत लगना है, आपने इवन जवान लगना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी प्लेट में क्या है, आप क्या खा रहे हो और आप कितना खा रहे हो। हम ये तो यूजुअली डिस्कस करते ही रहते हैं कि वजन कम ऐसे करें, खूबसूरत ऐसे लगें, किस तरह से लेके चलें, लेकिन ब्लू जोन डाइट ने बेसिकली लोगों को जोन्स में डिवाइड करके ये बता दिया कि पहले जोन में लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे में क्या कर रहे हैं, तीसरे में क्या कर रहे हैं। एक में वो लोग हैं जो सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, उनका किसी और चीज से लाइक इवन प्रोटीन, गोश्त, इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं उसको है। एलिमिनेट करना पड़ता है। एलिमिनेट कर दिया उन्होंने, है। रोटी, चावल, दालें कुछ भी नहीं है उनकी डाइट में, सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल भी आप सब ले सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सारे हैं। आप जैसे सुबह उठे हैं 8 बजे से लेकर रात 8 तक आप जाग रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 12 घंटे आपने सिर्फ सब्जियां और फल ही खाने। सब्जियां पकी हुई भी खा सकते हैं। कच्ची पक्की दोनों, लेकिन जिस तरह हमारे यहाँ पकती हैं वैसे नहीं। ठीक है, हम तो सब्जी गोश्त में भी बना लेते हैं। हाँ, तो हम बिल्कुल। लोग कह रहे हो, जैनब ने कहा था सब्जी आप खा सकती हैं। अब भिंडी जैसे है फॉर एग्जाम्पल, भिंडी जैसे हम पका लेते हैं, उसके वो न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते, लेकिन अगर आप अपनी शुगर से बचना चाहते हैं और अपनी मेडिसिन को कम करना चाहते हैं या अपनी इंसुलिन को पूरा करना चाहते हैं बॉडी में, तो आप सिंपल भिंडी को सर पाँव उसका काट दें, यानी उसके ऊपर से और नीचे से उसको काट के सेंटर से कट लगाएं, 4 से 5 भिंडी पानी के अंदर डिप करके रात को रख दें। सुबह अगर आप वो पानी जो है वो पी लें, तो आप अपनी शुगर को, नहीं बिल्कुल मुश्किल नहीं है, टेस्ट नहीं होगा। कोई टेस्ट नहीं है, इट्स टेस्टलेस। ठीक है। ये आपका वजन भी कम करा रही होगी, और एक वो जो एक लेस सी वो बन जाती है, वो आपके जोड़ों के लिए बहुत अच्छी है, और उससे भी ज्यादा आपकी शुगर को, आपके ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छा मैनेज करती है। परफेक्ट, ये तो बड़ी अच्छी एक टिप बड़ा आपने आसान बताई। सा आसान काम तरीका। है। आप ये देखिए, इतनी सारी गोलियां हम खाते हैं, हाँ। उसकी बजाय अगर सिर्फ भिंडी का वो पी लिया जाए तो इट्स वेरी इजी। बिल्कुल। फिर दूसरे वो लोग आते हैं जोन में जो खाते सब कुछ हैं लेकिन मुतवाजन खाते, पोर्शन कंट्रोल में खाते हैं। मुझे खैर ये जोन ज्यादा पसंद आया है कि जिसमें आप खा सब कुछ सकते हो लेकिन पोर्शन में खाओ। कंट्रोल। आप देखिए ना, अब रोटी खा आजकल रहे हो। शादियां हैं, लोगों को इवेंट्स पे जाना पड़ता है, अब ये my चीजें God। आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अब इवेंट में, शादी पे जाने के लिए हम बड़े टाइम से तैयारी कर रहे होते हैं। तैयारी में ना सिर्फ हम कपड़े, जूते, अपने बाल, अपनी स्किन को कर रहे होते हैं, हम अपना वेट भी कम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो कपड़े सिलवाए हुए होते हैं ना, वो 2-3 इंचेस कम कराए हुए होते हैं, और हमें उनमें फिट आना होता है। अब उसमें फिट आने के लिए आपको बहुत ज्यादा तगोदो की जरूरत नहीं है। आपने करना क्या है, सिंपल अपनी डाइट में ऐसी चीजों को ऐड ऑन कर लें जो आपको हेल्दी करें। फॉर एग्जाम्पल, आप जो ब्राइड्स हैं, स्पेशली ABC जूस हम कहते हैं, एप्पल, बीटरूट, कैरेट, तीनों आजकल अवेलेबल हैं, आप वो जूस ले लीजिए। आप आंवला, खीरा, इनका जूस ले सकते हैं। आंवला आपका विटामिन C का बेस्ट सोर्स होता है, और इसमें ना होने के बराबर आप समझे कैलोरीज होती हैं। तो आंवला आपने खाया, आपके बाल अच्छे, आपकी स्किन अच्छी, और सबसे ज्यादा जिन लोगों के फेस पे आप कहते हैं पिंपल्स रहते हैं, वो उसको भी खत्म कर सकते हैं। अब एक मजे की एक और टेक्निक मुझे याद आ गई है, वो भी बता देती हूँ। आंवला और जो हमारे पास एक मिलती है हरीड़ के नाम से, उसको हाँ जी, कहते हैं, बिल्कुल। ठीक है। जो बंदा डेली बेसिस पे एक हरीड़ खा लेता है, उसकी यादाश्त कभी भी खराब नहीं होती, मेरे लिए तो फिर बहुत जरूरी है। उसके बाल कभी सफेद नहीं होते, अच्छा, बाल कभी भी सफेद नहीं होंगे, इवन इफ यू आर इन योर 90s और योर 100s। ज़ैनब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये कुछ शीरे में मिलती हैं, उसको बिल्कुल। वॉश करके आपको खाना है? हाँ, एग्जैक्टली, शीरे में। अच्छा, अब मुझे जो बेसिकली लगता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं यहाँ पे ये बात भी मेंशन करना चाहूंगी, मुझे लगता है कि आंवले को ही थोड़ा सा वो रिफाइन करके हम जो है वो उसकी तरफ जा रहे होते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं उस पर श्योर नहीं हूँ, मैं इसलिए ये जरूर बता देती हूँ। आप हरीड़ जब ले रहे हैं, उसको आप पानी के अंदर डिप करके रख दें 5 मिनट, ताकि उसका जितना शीरा, मीठा है, वो सब निकल जाए, और आप उसको फिर एक दफा वॉश करके फिर खाइए। खा लें। डेली की एक मोर देन इनफ है। आपके बाल, आपकी मेमोरी, आपकी स्किन, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। फिर तीसरा जोन जो है, उसमें वो लोग आ रहे हैं जो गोश्त
खोर ज़्यादा हैं, यानी गोश्त वो लोग ज़्यादा खाते हैं। अब गोश्त वो लोग किस तरह से खाते हैं, अनफॉर्चुनेटली वैसे तो नहीं खाते जैसे हम लोग खाते हैं। हम लोग तो खा रहे होते हैं स्टफ चिकन खा रहे हैं। अना खुश हो गई है सुन के कि यार क्या मज़ेदार बात हाँ, हो गई ये है। वाली ऑप्शन भी है कि आप ये भी खा सकते हैं, सही है। लेकिन किस तरह से खाएं? हाँ। डीप फ्राइड कभी भी अपने चिकन्स को ना लेके जाएं। ठीक है। आप अपने ऑयल जो यूज कर रहे हैं उसको बड़ा सोच समझ के करें कि ऑयल को किस तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पेशली आप एक ऑयल को बार बार रीहीट ना करें। मैंने उस दिन एक डॉक्यूमेंट्री सॉर्ट ऑफ थी वो देखी, और उसमें ये था कि जो लोग खाने पका रहे थे बाहर रेस्टोरेंट्स में एंड ऑल, वो टनों के हिसाब से तेल निकलता है और वही वापस से ड्रेन करके डाल दिया जाता है। नेक्स्ट डे फिर वही तेल इस्तेमाल होता है। तो देखिए, एक बार एक तेल को आपने जब हीट किया, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे उसको पहुंचाया, उसका स्मोक पॉइंट बन गया, यानी उसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया, उसके अंदर बहुत सारे ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। और वो ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं वो आपके लिए हार्मफुल होना शुरू हो जाते हैं। आपकी बॉडी में जाके बहुत सारे फ्री रेडिकल्स ऑफ कोर्स वो लोग बना देते हैं, और वो फ्री रेडिकल्स आपको, अल्लाह माफ़ करे, कैंसर और बहुत सारी लीडिंग कॉजेज और बीमारियां जो उनकी तरफ लेके जाते हैं। ठीक। आप एटलीस्ट जो खा रहे हो उसको देख के खाओ। अगर आप ये समझते हो कि जी मुझे 100 साल जिंदगी नहीं चाहिए, वो तो कोई भी नहीं कहेगा कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप ये भी सोचते हैं कि मुझे 100 साल जिंदगी नहीं चाहिए, लेकिन एटलीस्ट जितनी हो सेहत तंदुरुस्ती के साथ हो, अपने पाँव पे चलते फिरते हो, बिल्कुल। तो जिंदगी का मजा ही कुछ और है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर आप ये कहें कि अल्लाह माफ करे आप बेड रिडन हो और आप 150 साल के हो, तो जिंदगी का मजा ही कोई नहीं है। आप एंजॉय करना चाहते हैं तो हेल्दी फूड्स की तरफ आए, अच्छा खाएंगे तो ब्लू जोन हो, इंटरमिटेंट हो, कोई कीटो हो, कुछ भी हो, आप उस डाइट को सिर्फ अपनी स्किन पे, अपनी बॉडी पे किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ये टोटली डिपेंड कर रहा होता है आप पे। अब जैसे हम बात करते हैं सब्जियों और फलों की, तो फल जो है अगर हम मार्केट में आजकल भी देखें तो कितने मज़े मज़े के फल अवेलेबल हैं जिनमें विटामिन सी इनरिच्ड है, हमारी हाइड्रेशन का ख्याल रखने के लिए लेमन है, ऑरेंज है, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे अवेलेबल हैं। अगर हम उनको ही डेली बेसिस पे इनकॉर्पोरेट करें, और स्पेशली अच्छा हम लोग ये देखा करते थे, प्रैक्टिस मेरे बड़ा जहन में था कि धूप में बैठ के ऑरेंज क्यों खाने हैं। हाँ, मतलब क्या भाई इसके पीछे क्या साइंस है? तो लेकिन बचपन से हम देख रहे हैं। बचपन से देख रहे हैं, लेकिन साइंस नहीं पता थी ना उसके पीछे कि क्या है, क्यों करना है, किस तरह। तो फिर समझ में ये आया कि जब आप धूप में बैठे हुए हो, आप ठंडे ऑरेंजेस ज्यादा खा सकते हो गर्मी में बैठ के, लेकिन आपकी बॉडी में विटामिन सी, विटामिन डी और उसके साथ बहुत सारे बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब बेहतर होते हैं अगर आप धूप में बैठ के ऑरेंज खाते हो। दैट्स ग्रेट। देखिए, आपको इसका फ़ायदा ही पता चल गया। अच्छा जी, अब क्या ये ब्लू जोन डाइट जो हमने आप आज डिस्कस की है, सब लोग कर सकते हैं, सबके लिए इफेक्टिव है, और कितनी देर में वेट लॉस की तरफ आते हैं? क्योंकि लोग तो आपको पता है बहुत जल्दबाज हैं आजकल। अच्छा, सबसे मज़े की बात यह है कि हम लोग ब्लू जोन को कभी भी इस तरह से डिफाइन नहीं करते, या आप 1 महीना कर लें, 2 महीने कर लें। ब्लू जोन को हम उसी तरह कहेंगे कि ये एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपने ये सोचा है कि जी आपने वेजिटेरियन साइड पे जाना है, तो आप फिर थ्रू आउट वेजिटेबल्स और उन्हीं पे ही एग्जिस्ट करोगे। प्रोटीन पोर्शन में मीट की तरफ जा रहे हो तो आप मीट की तरफ ही रहोगे। अगर आप पोर्शन कंट्रोल में आ रहे हो, सब कुछ को आप उसमें रहोगे। ठीक है। और इन तीनों ही डाइट्स में आप बड़ा अच्छा ट्रिमेंडस वेट लॉस कर सकते हैं। ये नहीं है कमिटेड कि होना पड़ता है मेरे ख्याल से। Exactly, बस जो आपने एक जोन सेलेक्ट किया है, बस उसी को फॉलो करना है, इधर उधर नहीं होना, तो फिर आपको आपके मतलूबा नताइज कम वक्त में भी हासिल हो जाते हैं। थैंक यू सो मच ज़ैनब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोबाइल रेट, अगर आपका प्लान है मोबाइल खरीदने का, तो हमारे पास जो आज ब्रांड है स्पार्क्स, इसके रेट्स क्या हैं डिफरेंट इसके मॉडल्स के मैं आपको बता देती हूँ। 5+ है जी, और इसकी कीमत है 26,499 रुपये। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो ये मोबाइल आपको मिलेगा जी 26,499 रुपये में। और इसके बाद जी स्पार्क न्यू 7 अल्ट्रा मोबाइल है, 35,999 इसकी प्राइस है। स्पार्क न्यू एक्स मोबाइल है 29,999 रुपये में, और बहुत ज़बरदस्त ये मोबाइल है। स्पार्क न्यू 7 प्रो मोबाइल है 27,499 रुपये में। हम ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद।
स्पार्क्स लेकर आया है बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्टफोन अपने सारिफीन के लिए, और सारिफीन की वो तमाम ज़रूरियात जो आप एक स्मार्टफोन में चाहते हैं उसको भी मद्देनज़र रखा गया है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन है और डिज़ाइन के साथ साथ खुसूसियात बहुत ज़बरदस्त हैं। आप चाहते हैं कि आपके स्मार्टफोन का कैमरा बहुत ही ज़बरदस्त हो ताकि आपकी पिक्चर्स भी अच्छी आ सकें, तो स्पार्क स्मार्टफोन का Neo 11 जो है ये ज़बरदस्त फीचर्स का हामिल है। डिज़ाइन जैसे बहुत ज़बरदस्त है वैसे ही इसके फीचर्स भी इतने आला हैं कि अगर आप पिक्चर्स ले रहे हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके कैमरे की क्वालिटी आएगी। इसके अलावा वो तमाम फीचर्स जो कि एक स्मार्टफोन में और बहुत ही आला किस्म के फ़ोन में होते हैं वो इसमें हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसके लुक भी है और इसके साथ साथ जिद्दत के वो तमाम मयार जो कि एक ज़बरदस्त फ़ोन में होने चाहिए स्पार्क स्मार्टफोन इसका हामिल है। Neo 11 इसका ब्रांड बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका फीडबैक भी आ रहा है। Neo 11 के मशहूर अदाकार शहरियार मुनव्वर इसके एम्बेसडर हैं और बाज़ाब्ता तौर पर ये मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन खूबसूरत हो, स्मार्टफोन हो और इसके साथ साथ दूसरों को अट्रैक्ट भी कर सके तो आज ही आप Neo 11 स्पार्क स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। ज़रूर खरीदें और जिद्दत की इस दुनिया में आप भी शामिल हो जाएं। सो नाज़रीन, कल मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।